नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं आपका इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में। आज की क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड चैप्टर 3 जो है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। इस चैप्टर 3 के 3 क्लासेज जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पोलिनेशन, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। पहली चीज़ ये जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में खास तौर से हम बात करें किसके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, तो उनमें वो कहाँ पर होता है, फ्लावर में। एक फ्लावर जो है उसमें एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उनका डेवलपमेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें आगे जाकर एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है ओव्यूल में, और उस ओव्यूल में एक फीमेल गैमेट जो है वो बन जाता है। इसके बाद में पोलिनेशन होता है जिससे पोलन ग्रेन यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, और पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट को यहाँ पर छोड़ देती है। कहाँ पर है, लास्ट में आकर ये मेल गैमेट जो है वो आ जाते हैं एक एम्ब्रियो सैक में। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यदि हम देखें जो एक फीमेल गैमेटोफाइट की तरह से काम करता है, इसमें 3 सेल जो हैं वो हैं एग एपरेटस में, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स और बीच में एक सेंट्रल सेल जिसमें एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके दौरान सिनर्जिड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एग सेल जो है उससे एक मेल गैमेट का फ्यूजन होने से ये डेवलप हो जाती है किसमें, एक जाइगोट में, और यही आगे जाकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। पूरी प्रोसेस वगैरह जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में एंटीपोडल सेल जो है वो भी फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है, और बीच में जो सेंट्रल सेल है वो बाद में आगे जाकर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है। इसके बारे में भी कल हमने पढ़ लिया था। एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियर टाइप के बनते हैं, या सेलुलर टाइप के बनते हैं, या फिर हेलोबियल टाइप के बनते हैं, जैसे भी बने ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो इससे डेवलप होगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। अब आगे जो है वो हम पढ़ेंगे इसमें, इस एंडोस्पर्म में फिर डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की ये जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है जाइगोट से, जो एक सिंगल सेल है, एक सिंगल डिप्लॉइड सेल है। इसमें आगे बार बार माइटोटिक डिवीजन जो है वो होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे। पहला जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो होगा ट्रांसवर्स टाइप का। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बन जाती हैं एक जाइगोट से। एक सिंगल सेल्ड जाइगोट जो है वो बनाता है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर इन विच 1 एपिकल सेल एंड 1 बेसल सेल आर फाउंड। 2 सेल जो है वो इसमें मिलती हैं। ये दोनों सेल जो है वो कहाँ पर हैं, माइक्रोपाइलर एंड की ओर हैं। अब इसके बाद में ये एपिकल सेल जो है वो आगे डेवलप करेगी एम्ब्रियो को। बेसल सेल जो है, इस बेसल सेल में डिवीजन जो है वो किस प्रकार से होंगे, ये जैसे नीचे वाली बेसल सेल है, इस बेसल सेल में डिवीजन अगला फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, फिर और भी इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, और इसकी ग्रोथ जो है वो भी होती जाएगी। और इस तरह से ये बेसल सेल जो है वो लास्ट में जाकर क्या बनाएगी, एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएगी। तो बेसल सेल जो है वो फॉर्मेशन करती है एक 7 to 8 सेल्ड लाइनर स्ट्रक्चर का, जिसको बोलते हैं सस्पेंसर। ये सस्पेंसर जो है वो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को लगातार एंडोस्पर्म में आगे से आगे धकेलता जाता है ताकि इसको न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड होता रहे। सस्पेंसर जो है उसकी जो लास्ट सेल होती है वो थोड़ी सी सोलो हो जाती है, फूल जाती है, और सोलो होकर ये क्या बनाती है, होस्टोरियल सेल बनाती है। तो होस्टोरियल सेल या होस्टोरिया जो है उसका ये काम करेगी, और यही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाता है। तो बेसल सेल जो है वो फॉर्मेशन करती है किसका, सस्पेंसर का। एपिकल सेल आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगी, जो हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, वो एपिकल सेल से ही होगा। एपिकल सेल में ये ध्यान में रखें कि सस्पेंसर का फॉर्मेशन, यानी माइटोटिक डिवीजन इन बेसल सेल एंड माइटोटिक डिवीजन इन एपिकल सेल, ये जो है वो कॉन्सिक्वेंटली लगातार जो है वो साथ साथ में चलते रहते हैं। तो बेसल सेल का से सस्पेंसर का फॉर्मेशन जो है वो पढ़ा। अब एपिकल सेल जो है वो कैसे डिवाइड होगी उसमें देखें। एपिकल सेल में सबसे पहले एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन जो है वो
पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडाइनल डिवीजन होगा, जैसे ये मान लिया सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें इस प्रकार से इसको काट दिया जाएगा, फॉर्मेशन सेल वॉल का यहाँ होगा, इस तरह से टू सेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन गई, तो 2 सेल इसमें बन गई। अब ये एपिकल सेल जो है 2 सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसमें फिर एक डिवीजन और होगा, वो भी कैसा होगा, वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडाइनल डिवीजन ये होगा, लेकिन पहले वाले डिवीजन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर होगा। इस कारण से 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें टोटल सेल 4 हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 इनके पीछे की ओर हैं। यूं एक चीज को हम इस तरह से रखें, पहले जैसे आलू वगैरह रखा हुआ है, वो एक एपिकल सेल का काम कर रहा है, पहले इसको चाकू से यूं काट दिया, फिर यूं काट दिया, तो टोटल टुकड़े कितने बनेंगे, 4। देखिए कितने, 2 ही, तो ये क्वाड्रेंट बन गया। अब इसके बाद में इसको यूं काटा जाए, यानी अगला डिवीजन फिर होगा, वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स। तो फिर अगला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इससे टोटल जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर थी, एम्ब्रियो था, वो 8 सेल्ड एम्ब्रियो में यानी ऑक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद में अगला जो डिवीजन होता है वो होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा जो परिधि के अनुरूप होता है, इस प्रकार से डिवीजन होगा। तो टोटल ये 4 इसके पीछे 8 सेल स्ट्रक्चर ये और 8 सेल स्ट्रक्चर ये, 8 बाहर वाली सेल्स, 8 भीतर वाली सेल्स बन गई। आउटर सेल्स जो होते हैं 8 सेल्स, उनको एक साथ मिलाकर बोलते हैं डर्मेटोजन, और इंटरनल सेल जो है वो बनाते हैं इंटरनल मास या इंटरनल लेयर। आउटर सेल जो है उसमें बार बार एंटीक्लाइनल डिवीजन होता रहता है, जिसके कारण से इसकी सरफेस जो है वो इंक्रीज होती रहती है, और इस इंक्रीज होती हुई एम्ब्रियो की सरफेस को ये ढकने का काम करता है और वो बनाता है एपिडर्मिस। तो डर्मेटोजन फॉर्म्स एपिडर्मिस एंड इंटरनल लेयर्स या इंटरनल मास की जो सेल्स होते हैं उसमें बार बार अनियमित रूप से विभाजन होते हैं और या इरेगुलरली माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिसके कारण से इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है। और ये एम्ब्रियो जो है वो 16 सेल्ड एम्ब्रियो जो है वो एक मल्टीपल सेल्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। तो इसको हम स्फेरिकल एम्ब्रियो या फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है वो कहेंगे। अब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है इसके जो 2 लेटरल साइड होते हैं उन लेटरल साइड में ज़्यादा ग्रोथ होती है, और यहाँ पर है और यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण से इसमें 2 लेटरल साइड जो है वो बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है, और उसके कारण से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो है वो बनता है। अब जो बढ़े हुए पार्श्व या होते हैं लेटरल साइड होते हैं, वो लेटरल साइड और ज़्यादा आउटग्रोथ करते हैं और वो ग्रोथ करके कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन करते हैं। डाइकोटिलिडन सीड का हम यहाँ पर ये डेवलपमेंट जो है वो पढ़ रहे हैं। इस तरह से डाइकोटिलिडन सीड में आगे जाकर 2 कोटिलिडन बन जाते हैं। ये 2 कोटिलिडन बन गए और इस तरह से ये पूर्व विकसित एम्ब्रियो जो है वो बन गया। फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो ये इस तरह के स्ट्रक्चर के रूप में होता है। ये स्ट्रक्चर इसके मिलेगी, जिसमें इन विच 2 कोटिलिडन्स आर फाउंड बिटवीन 2 कोटिलिडन्स। दोनों कोटिलिडन्स के बीच में जहां पर दोनों कोटिलिडन आपस में जुड़ते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला जो उभरा हुआ भाग होता है, जहां दोनों कोटिलिडन आपस में जुड़ते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस का कुछ भाग उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जिसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाला जो इनके बीच में फंसा हुआ भाग होता है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जो है उसमें बनता है प्ल्यूमूल, और हाइपोकोटाइल जो है उसमें बनता है रेडिकल। प्ल्यूमूल जो है वो आगे जाकर फॉर्मेशन करता है। जब ये एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होगा तो उस दौरान वो क्या बनाएगा, शूट, यानी एरियल पार्ट जो होता है एक प्लांट का, जिसमें स्टेम और लीव्स वगैरह आती हैं, वो बनता है प्ल्यूमूल से। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं रूट, ये रूट पार्ट जो है वो बनाता है कौन है, रेडिकल। तो एपिकोटाइल हैज प्ल्यूमूल, hypocotyl have radical. Plumule develops after seed germination and forms a shoot system, and radical forms a root system in a plant. तो इस तरह से पूरा प्लांट जो है वो बाद में आगे जाकर इसे एम्ब्रियो से डेवलप होगा। अब यहाँ पर ये जो कोटिलिडन का फॉर्मेशन होता है एक एम्ब्रियो में, उसके बेसिस पर एम्ब्रियो जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक ये जिसमें 2 कोटिलिडन बने हैं, इसको हम डाइकोटिलिडन सीड कहेंगे, जबकि दूसरे जो है वो मोनोकोटिलिडन सीड होते हैं। मूंगफली, चना, ये जो है वो डाइकोटिलिडन सीड होते हैं, उसमें खाने वाला पार्ट जो दाल होता है वो यही है,
और उसमें भी दाढ़ जो दो बीच में छोटे से पार्ट से जुड़ी हुई रहती है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। वही एम्ब्रियोनल एक्सिस ही आगे जाकर चने का, मूंगफली का पूरा नया पौधा बनाती है। लेकिन बाजरा, गेहूं, उनके अंदर हम बात करें तो उनमें जब ये डेवलपमेंट होता है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये जो इस तरह का डेवलपमेंट है, इसे की स्टडी जो है वो सबसे पहले की गई थी हैंसस्टीन के द्वारा। तो हैंसस्टीन जो है, इन्होंने सबसे पहले इस एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस की स्टडी की थी, किसमें? कैप्सुला बर्सा नामक एक प्लांट में। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस नामक एक पादप है उसमें। तो इसको भी आप जरूर से ध्यान में रखोगे। ये स्टडी जो है वो 3 चीजों से रिलेटेड आई है। एक फर्टिलाइजेशन, जिसकी स्टडी स्ट्रोसबर्गर ने की थी लिलियम प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी की थी नवास्चिन ने फ्रेटिलेरिया और लिलियम प्लांट में। और एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टडी हैंसस्टीन ने की थी कैप्सुला पेस्टोरिस नामक एक प्लांट में। ये एक डाइकोटिलिडन प्लांट होता है जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस ये है। मोनोकोटिलिडन में ये प्रोसेस यहाँ से थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है उसके 2 लेटरल साइड में ग्रोथ नहीं होती है, केवल एक लेटरल साइड में ही ग्रोथ होगी। तो केवल यहाँ ग्रोथ होती है, यहाँ नहीं होती। इसके कारण से जो एम्ब्रियो बनता है वो इस टाइप का बनेगा आगे, तो हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो नहीं बनता। और फिर ये जो पार्ट है ये कोटिलिडन बनाता है, वो कोटिलिडन भी फिर इसी तरह का बनेगा और इस कारण से ये एम्ब्रियो जो है वो इस टाइप का बनेगा। अब इस कारण से यदि हम देखें तो डाइकोटिलिडन सीड जो होते हैं या डाइकोटिलिडन प्लांट जो होते हैं या एम्ब्रियो जो है उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो कहाँ पर है? दोनों कोटिलिडन्स के बीच में एपिकल पार्ट पर या अपेक्स पर होती है। जबकि मोनोकोटिलिडन सीड जो होते हैं उनमें कोटिलिडन जो है उसके लेटरल साइड में और उसके बेसल पार्ट पर क्या होता है? एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस जो है वो मिलता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमने पढ़ी, वो क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, या कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो। तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, जिसमें सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से एक एपिकल सेल, एक बेसल सेल बनती है। बेसल सेल आगे जाकर बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन करती है और सस्पेंसर बनाती है, जो इसको सस्पेंड करने का काम करता है, एंडोस्पर्म में आगे धकेलने का काम करता है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। बेस एपिकल सेल है, इसमें आगे डिवीजन होगा वर्टिकल डिवीजन। फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड वर्टिकल डिवीजन इसके परपेंडिकुलर होगा, जिसके कारण से एक 4 सेल्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद में फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन जिससे ऑक्टेंट, और फिर उसके बाद में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा जिससे 16 सेल्ड एम्ब्रियो बनता है। बाहर वाली जो सेल्स होती हैं वो डर्मेटोजन बनाती हैं, इंटरनल सेल जो है वो बनाती हैं इंटरनल मास। डर्मेटोजन जो है वो एम्ब्रियो की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है और इंटरनल मास जो है वो इंटरनल मास के रूप में ही डेवलप होकर एक कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इसमें फिर 2 अलग अलग लेटरल सरफेस में इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। और हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो जो है वो एक डाइकोटिलिडन्स प्लांट जो है, सीड जो है या एम्ब्रियो जो है उसका ये डेवलपमेंट करता है। एक पूरे विकसित एम्ब्रियो में देखें तो 2 कोटिलिडन होते हैं, दोनों कोटिलिडन के बीच में होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में वो पार्ट जो कोटिलिडन से ऊपर उभरा हुआ रहता है बनाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में प्ल्यूमूल होता है जो आगे जाकर सीड जर्मिनेशन के टाइम शूट का फॉर्मेशन करता है। और नीचे वाला जो पार्ट दोनों कोटिलिडन के बीच में बसा हुआ है वो है हाइपोकोटाइल, जिसमें रेडिकल होता है और रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। इस प्रकार से ये एम्ब्रियोनल डिवीजन जो है, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जो है वो प्लांट्स वगैरह में किस तरह से होता है वो हमने पढ़ा। अब यहाँ पर उसके बाद में कुछ छोटे छोटे टॉपिक इसमें और दे रखे हैं, तो उनके बारे में हम और देखेंगे, जिसमें से एक टॉपिक जो है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ ए सीड। अब डेवलपमेंट ऑफ ए सीड जो है वो कैसे होगा उसकी हमें बात करते हैं। अब सीड का डेवलपमेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। इससे पहले एक फ्लोर में देखें तो ये बाहर का हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड लास्ट होल इज नोन एज ए गाइनोसियम। एक गाइनोसियम जो है उसमें मिलता है ओव्यूल। ओव्यूल जो है उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। एक ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। ओवरी आगे जाकर फ्रूट बनाती है। जिस फ्रूट में केवल एक सीड होता है वो
उनमें केवल एक ओव्यूल होता है, और कुछ ओवरी ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा बीज बनते हैं, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, इनके अंदर तो इनमें एक से ज्यादा सीड बनते हैं, तो उनके अंदर ओव्यूल जो है वो भी क्या होते हैं, एक से ज्यादा ही होते हैं। टमाटर वगैरह में, बैंगन में, इनमें इस तरह का ये कंडीशन मिलेगी। अब ये ओव्यूल जो है, यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होकर क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट्स इन ए सीड, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक ओव्यूल की यदि हम स्ट्रक्चर वगैरह देखें तो ओव्यूल में क्या था, एक पार्ट फ्यूनिकल पार्ट जो इसको जोड़ता है किसके साथ में, ओवरी की वाल के साथ में। इसके बाहर की ओर क्या थे, दो इंटेगुमेंट्स, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स, जिनके बीच में क्या था, माइक्रोपाइले, और फिर इसके अंदर क्या था, ये न्यूसेलस पार्ट। इसे न्यूसेलस में आगे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोसैक का। एम्ब्रियोसैक में एग सेल और ये सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल्स, और ये बीच में सेंट्रल सेल ये थी। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो इन स्ट्रक्चर्स में चेंजेज आने शुरू होते हैं। क्या क्या चेंजेज आएंगे वो देखें। फर्टिलाइजेशन के बाद में नॉर्मली देखा जाए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम वगैरह जो है वो टूट कर या झड़कर गिर जाते हैं। कई प्लांट्स में ये बचे रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये झड़कर गिर जाएंगे। बाद में बचता है केवल क्या, कार्पल वाला पार्ट। और इस कार्पल में भी देखें तो इसमें ऊपर का जो ओवरी स्टिग्मा है, स्टाइल है, इनका काम भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पोलन ग्रेन को केवल पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। आगे ये ओवरी जो है, ये ओवरी कन्वर्ट होती है या मैच्योर होती है किसके रूप में, फ्रूट के रूप में। तो ये फ्रूट बनाएगी और उसमें जो ओव्यूल हैं वो सीड बनाते हैं। अब ओव्यूल में देखें तो इसका ये जो फ्यूनिकल पार्ट है वो आगे जाकर स्टाल्क ऑफ सीड बनाता है, या सीड स्टाक का निर्माण ये करता है, जिससे सीड जो है वो जुड़े रहते हैं। जैसे मटर की फली में बीज मटर का जो है वो एक धागे से जुड़ा रहता है, वो फ्यूनिकल से डेवलप होता है। और मटर का एक बीज या एक दाना जो है वो क्या है, एक फ्रूट कोई एक ओव्यूल या सीड जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में इस ओव्यूल के बाहर की ओर जो इंटेगुमेंट है वो बनाते हैं सीड कोट। सीड कोट दो होते हैं। आउटर इंटेगुमेंट जो है वो आउटर सीड कोट यानी टेस्टा का फॉर्मेशन करता है। इनर इंटेगुमेंट जो है वो इनर सीड कोट यानी टैगमेन जो है उसका फॉर्मेशन ये करता है। तो दो सीड कोट जो है वो बन गए। उसके बाद में अंदर का ये जो पार्ट है, जब ये इसका डेवलपमेंट आगे होता है तो नॉर्मली देखा जाए तो ये न्यूसेलस वगैरह जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या क्रश हो जाता है। और अंदर यदि इसमें देखें तो ये ज़्यादातर पार्ट जो है वो एम्ब्रियो का ही बचता है। तो इस तरह से इसमें एम्ब्रियो ही बचेगा। इस एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पर है और कोटिलिडन जो है वो दो इस तरह से जो है वो इसमें रिप्रेजेंट होंगे। तो ये एक नॉर्मल सीड जो है वो इस तरह से बनता है। तो न्यूसेलस का आगे जाकर यदि हम फ्यूचर देखें तो न्यूसेलस जो है वो क्रश होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे बीज भी, कई बीज ऐसे भी होते हैं, जैसे काली मिर्च है। काली मिर्च में यदि हम देखें तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और उसके कारण से उसमें जो एंडोस्पर्म बना, उसके बाहर न्यूसेलस एक पतली सी लेयर के रूप में बचा हुआ रहता है। अब ये जो पतली लेयर के रूप में ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर के जो सीड होते हैं उनके अंदर न्यूसेलस का ये जो बचा हुआ पार्ट होता है काली मिर्च में, ये बचा हुआ पार्ट जो है वो बनाता है पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म नामक एक स्ट्रक्चर जो है वो ब्लैक पेपर में मिलती है, वो किसका पार्ट है, न्यूसेलस का। तो न्यूसेलस में पेरिस्पर्म जो है वो बचे हुए रूप में रहेगा। इसके बाद में एक और सीड, जिसमें कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जैसे लीची। लीची का जो सीड या फ्रूट है उसमें जो सीड बनता है, उस सीड के बाहर की तरफ एक फूला हुआ पार्ट और होता है। उस फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरिल। और यह एरिल जो है वो वही इनमें खाने के काम में आता है। तो लीची में सीड के अंदर एरिल जो है वो खाने के काम में आने वाला पार्ट है। इसके अलावा यूफोर्बिएसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जैसे रिसिनस, कॉम्बिनस, अरंड वगैरह, उनमें माइक्रोपाइलर एंड जो होता है उसके ऊपर एक व्हाइट आउटग्रोथ बनती है, जिसको मुकुट जैसी ग्रोथ बनती है, जिसको बोलते हैं कैरेंकल। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, इनको और ध्यान में रख लेंगे। लेकिन नॉर्मली यदि हम देखें तो सीड जो है वो डेवलप होगा तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे टेस्ट और टैगमेन के रूप में कौन है, इंटेगुमेंट्स, और अंदर जो है वो सीड का मेन पार्ट बचा हुआ रहेगा। अब अंदर इस सीड में दो चीजें होती हैं, कोटिलिडन्स।
कोटिलिडन जो है उसकी प्रेजेंस के बेसिस पर देखें तो सीड दो टाइप के होते हैं। कोटिलिडन दो हैं तो डाइकोटिलिडन सीड कहलाया। कोटिलिडन यदि केवल एक है तो वो मोनोकोटिलिडन सीड होगा। इसके अलावा ये जो कोटिलिडन का डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म या तो क्या होता है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारा पार्ट कौन घेर लेते हैं, कोटिलिडन। या फिर कई बार ये भी होता है कि कोटिलिडन जो है वो छोटे रह जाते हैं। तो कोटिलिडन जो है वो छोटे और एक साइड में आ जाते हैं और उसके पास में एम्ब्रियोनल एक्सिस बचती है और एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। तो अब इस बेसिस पर देखें तो एंडोस्पर्म के दो भविष्य हो सकते हैं। एंडोस्पर्म जो है वो रिमेनिंग फॉर्म में भी रह सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो जाता है या पूरी तरह से यूटिलाइज भी हो जाता है। इस बेसिस पर देखें तो सीड जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरे होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूजिनस सीड जो है वो इनको कहा जाता है। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होंगे, जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो के कोटिलिडन जो हैं वो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरी तरह से यूटिलाइज कर देते हैं और सीड का ज्यादातर हिस्सा जो है वो कौन घेर लेते हैं, कोटिलिडन। तो ऐसे मैच्योर सीड में केवल कोटिलिडन होते हैं, एंडोस्पर्म लास्ट में बचता ही नहीं है। इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। मेनली देखा जाए तो डाइकोट सीड जो होते हैं या डाइकोटिलिडन सीड जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप के ही होते हैं। जैसे चना मूंगफली उसमें देखें तो कोटिलिडन ही होता है, एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की हम बात करें तो एंडोस्पर्मिक सीड हम किसको कहेंगे, जिसमें कोटिलिडन पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं और कोटिलिडन छोटे रह जाते हैं और कोटिलिडन इस टाइप से दिखेंगे और एम्ब्रियो इनके साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पर रहेगी और सीड जो है वो इस तरह का बनेगा। इसमें एंडोस्पर्म है वो बचा हुआ रहता है। तो एंडोस्पर्म जो है वो रिमेनिंग पार्ट के रूप में रह जाता है तो उसको हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और ये एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो मिलते हैं किन में, मोनोकोट्स में। तो मोनोकोट सीड जो है वो नॉर्मली एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जबकि डाइकोट सीड जो है वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक जो है वो इसमें और आता है, वो है डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट। फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ओवरी मैच्योर होकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्ड एंड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ओवरी जो है वही क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो ये ओवरी जो है इसकी वाल जो है वो बाद में आगे जाकर फ्रूट वाल यानी पेरिकार्प का फॉर्मेशन जो है वो करती है। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में ये डिवाइड होती है। अब इसके बेसिस पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो और ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि फ्रूट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रू फ्रूट और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। इफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट देन द फ्रूट्स इज नोन एज ट्रू फ्रूट। ओवरी से ही यदि फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है। और इफ अदर पार्ट, एनी अदर पार्ट अपार्ट देन ओवरी, ओवरी को छोड़कर दूसरे कोई भी पार्ट जो फ्लावर के हैं वो आगे जाकर फ्रूट का डेवलपमेंट करें तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जैसे कि एप्पल, एप्पल जो है वो एक फॉल्स फ्रूट होता है, उसमें खाने वाला जो पार्ट होता है उसका ये जो पार्ट होता है जिसको हम पुष्पासन पार्ट बोलते हैं, यह क्या करता है, फ्रूट का डेवलपमेंट करता है। इसलिए एप्पल एक फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो इस तरह से फ्रूट जो हम वो दो टाइप के हो गए, ओवरी से डेवलप हो रहे हैं ट्रू फ्रूट और अदर पार्ट अपार्ट ओवरी डेवलप हो रहा है फ्रूट के रूप में, तो वो कहलाता है फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज इसमें और आती है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो हम किसे कहेंगे उसको और ध्यान में रखें। कई बार नॉर्मली देखा जाए तो ये ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में ही किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। लेकिन कई बार क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, देन this process is known as parthenogenesis and this type of fruits known as parthenocarpic fruit। पार्थेनोजेनेसिस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, वो पार्थेनोकार्पी है। और ये फ्रूट जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे फ्लावर जो हैं
उनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए ऐसे फ्रूट जो हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। ये पार्थेनोकार्पी इंड्यूस भी करवाई जा सकती है, प्रेरित भी करवाई जा सकती है। फ्लावर पर ऑक्सीन्स या जिब्रेल साइटोकाइन्स वगैरह जैसे जिब्रेलिन वगैरह छिड़क देते हैं, तो उसके कारण से ओवरी जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो ये इस तरह से हमने जो है वो आगे किस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद में आने वाली जो प्रोसेस है उनको हमने पढ़ा, जिसके अंदर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फ्रूट का, सीड का, इनका ये सारा डेवलपमेंट हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में अंतिम चीज जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, या अंतिम छोटा सा टॉपिक जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो है अल्टरनेशन ऑफ ए जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो टॉपिक है उसको और ध्यान में रखेंगे। अब अल्टरनेशन ऑफ ए जनरेशन, ये क्या होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वैसे तो हर प्लांट जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम ये पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसमें दो जो अलग अलग स्टेजेज हैं, जनरेशन है, वो शो होती हैं। एक स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक जनरेशन जो एक डिप्लॉइड जनरेशन को शो करती है। मेन जो प्लांट होता है वो मेन प्लांट एक मेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, चाहे हम सरसों का, चने का, कोई सा भी पौधा देख लें जिसमें रूट शूट या रूट स्टेम लीव्स वगैरह बनती हैं, वो उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करता है। जब ये आगे वेजिटेटिव स्टेट से या फिर वेजिटेटिव स्टेट से जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेट में जाता है, तो उस रिप्रोडक्टिव स्टेट के अंदर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू होते हैं, और उस रिप्रोडक्टिव स्टेज में आगे जाकर ये फ्लावर जो, ये प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लावर जो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम यहाँ पर करता है। इस फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो बनते हैं किसके रूप में, एंड्रोइसियम के रूप में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो बनते हैं किसमें, गायनोसियम के रूप में। एंड्रोसियम की एक जो यूनिट है वो क्या है, एक स्टेमन। एक तरह से ये रिवाइज है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है सेकंड और थर्ड उसका। तो एंड्रोसियम की एक यूनिट स्टेमन और गायनोसियम की एक यूनिट जो है वो क्या होती है, एक कार्पल। इस स्टेमन में आगे जाकर क्या बनते हैं, पोलन सैक जो काम करते हैं। स्टेमन काम करता है माइक्रोस्पोरोफिल का, जिसमें पोलन सैक बनते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह से काम करते हैं। कार्पल जो है वो काम करता है किसका, मेगास्पोरोफिल का, जिसमें आगे जाकर क्या बनता है, एम्ब्रियो, आगे जाकर इसमें बनता है ओव्यूल। ये ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम का काम करता है। इस पोलन सैक में और ओव्यूल में, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनमें मेगास्पोर मदर सेल। पहले आर्चिस्पोरियल सेल्स होती हैं, वो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। उन मदर सेल्स में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस डिवीजन जो है वो होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इसके कारण से ये जो सारी स्ट्रक्चर थी, कैसी थी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये अब कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, हैप्लॉइड स्टेट में आ जाते हैं। और पोलन सैक जो है उसमें आगे जाकर माइक्रोस्पोर जो है वो बढ़ता है, जो बाद में आगे जाकर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन, जो एक मेल गेमिटोफाइट की तरह से काम करता है। और इसमें बनता है आगे जाकर एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक जो है वो काम करता है फीमेल गेमिटोफाइट का। अब ये मेल गेमिटोफाइट जो है वो तो बनाएंगे मेल गेमिट्स, और फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो बनाएगा फीमेल गेमिट्स। मेल गेमिट्स से इसके अंदर बनते हैं दो मेल गेमिट बनते हैं, एक पोलन ग्रेन में, ये हमने पढ़ा था। और एक फीमेल गेमिटोफाइट जो है उसमें बनता है फीमेल गेमिट्स यानी एग सेल, और उसके बाद में इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होते ही दोनों जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जो हैप्लॉइड सेल्स थी या स्ट्रक्चर थी वो कन्वर्ट हो गई वापस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में। यानी ये जो यहाँ पर ये जो इतना पार्ट था इसका,
लाइफ स्पान का वो सारा जो है वो कौन सी में आया, वो शो करता है किसको, स्पोरोफिटिक जनरेशन को। इसके बाद में वापिस ये स्पोरोफिटिक नहीं, ये गेमेटोफिटिक जनरेशन को शो करता है, गेमेटोफाइट है तो गेमेटोफिटिक जनरेशन को शो करते हैं। जाइगोट बनते ही गेमेटोफिटिक जनरेशन खत्म हो गई, वापिस शुरू हो गई कौन सी, स्पोरोफिटिक जनरेशन। फिर ये आगे जाकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जो है वो उसमें प्लूमूल रेडिकल है, वो वापस जाकर क्या बनाते हैं, वापस मेन प्लांट या स्पोरोफाइटे बनाते हैं। इसलिए एक प्लांट के अंदर हम देखें तो ज्यादातर स्टेज जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर वो गुजारता है, या कौन सी जनरेशन वो शो करता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वही शो करता है। केवल रिप्रोडक्टिव स्टेट में थोड़ी सी देर के लिए उसमें गेमेटोफिटिक जनरेशन आती है जो गेमेट का फॉर्मेशन करती है, और गेमेट का फ्यूजन होते ही वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। इस तरह से अल्टरनेटिवली ये एक के बाद में एक जो है वो आते रहती हैं, जिससे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो पूरा होता है। यही क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस टॉपिक के साथ में ही आज की जो क्लास है वो पूरी हुई, और उसी के साथ में चैप्टर 3 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं, उस यूनिट 1 में अंतिम जो चैप्टर है 4th वो हम पढ़ेंगे कल, जिसमें हम कुछ स्पेशल मेथड जो है रिप्रोडक्शन के उनके बारे में पढ़ेंगे। ये नॉर्मल मेथड हैं जो नॉर्मल प्लांट के अंदर है, सभी प्लांट्स जो है उनके अंदर ये पाए जाते हैं, जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन, गेमेट का फ्यूजन वगैरह होता है। लेकिन कुछ अलग टाइप के जो मेथड मिलती हैं, कुछ स्पेशल मेथड मिलती हैं कुछ प्लांट्स में, उनके बारे में स्टडी जो है वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।